हेलो एंड वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने वर्किंग कैपिटल स्टार्ट किया था और अब तक हम वर्किंग कैपिटल की कंसेप्ट को समझा है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं और फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल भी हमने सीख लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के लिए करंट असेट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आज हम सीखने जा रहे हैं करंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन। तो एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं करंट असेट का कैलकुलेशन हमने किस तरह किया था। वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन, ठीक है। देखिए, वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के लिए हमें एक कॉस्ट शीट चाहिए कि हमारा मटेरियल कितना लगा है प्रोडक्ट पे, हमारा लेबर का टोटल कॉस्ट कितना है, हमारा टोटल डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है। तो वो ये तीनों हमारी टोटल कॉस्ट हो जाती है, उसमें हम हमारा प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारा जो सेल्स है वो आ जाता है, ठीक है। इधर आपको पूरे साल का ये तीनों आइटम चाहिए पूरा, या फिर आपको क्वांटिटी ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना प्रोड्यूस किया और उसके साथ साथ आपको कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको मस्ट है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के लिए। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 5 रुपीज़ है, और जो लेबर है कॉस्ट पर यूनिट वो है 3 रुपीज़ का, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड हम इसे कहेंगे वो है 2 रुपया। तो टोटल होता है 10 रुपीज़, ये टोटल कॉस्ट हो गया। उसमें हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे। प्रॉफिट से प्रॉफिट 4 रुपीज़ का मैंने प्रॉफिट ऐड किया तो ये 14 आएगा, वो आपका सेलिंग प्राइस होगा 14 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। और ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस और सेल किए हैं, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट असेट का कैलकुलेशन देखते हैं। करंट असेट्स, करंट असेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है वो होता है इन्वेंट्री का कैलकुलेशन, स्टॉक का कैलकुलेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था तीन टाइप के स्टॉक होते हैं। एक होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक होता है स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस WIP, और एक होता है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ठीक है। तो तीनों का हमको एस्टिमेशन निकालना होगा। हम स्टार्ट करते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इसको किस तरह कैलकुलेट करना है। ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस किया है, ठीक है। सो हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट कितना होगा, 10,000 यूनिट इंटू 5 रुपीज़, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल कॉस्ट होगा रॉ मटेरियल का, ठीक है। लेकिन हमें वर्किंग कैपिटल के लिए पूरे साल के रॉ मटेरियल की कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा उतना रॉ मटेरियल जो स्टोर में रहता है बिफोर प्रोडक्शन, ओके। जैसे हमने हमारे सप्लायर से बाय किया, सप्लायर ने हमें डिलीवर कर दिया, उसके बाद 10 डेज़ या 20 डेज़ हमारा वो जो मटेरियल है वो स्टोर में रहता है, ठीक है। सो ये होल्डिंग पीरियड जो होता है 5 या 10 डेज़ का, हमें उतनी कॉस्ट रॉ मटेरियल की वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, ठीक है। सो किस तरह की करेंगे। सो 10,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किया है, तो 10,000 यूनिट्स का हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा। रॉ मटेरियल की जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो इससे आपको पूरे साल का आ जाएगा, ठीक है। उसमें हम हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो होल्डिंग पीरियड इधर मंथ में देगा या डेज में देगा या फिर वीक्स में देगा, तो अकॉर्डिंगली हम उसका डिनोमिनेटर रखेंगे। अगर इसे मंथ में दिया है, फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ का होल्डिंग पीरियड है, तो हम 1/12 करेंगे, ठीक है। 1/12 करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा होल्डिंग पीरियड, ठीक है। अगर आपको होल्डिंग पीरियड डेज में दिया है, ठीक है, जैसे 45 डेज आपका रॉ मटेरियल रहता है, तो हम 45 इंटू 45 करेंगे, डिवाइड करेंगे 365 से, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपको 360 डेज ईयर के बता रहा है तो हम डिवाइड करेंगे 360 से। अगर वीक्स में कैलकुलेशन है तो इनटू करेंगे, जो भी नंबर ऑफ वीक्स आप होल्ड करें रॉ मटेरियल को, फॉर एग्जांपल 2 वीक्स है या 3 वीक्स है, तो इनटू 2/52 करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने अज्यूम किया 1 मंथ रॉ मटेरियल हमारा
प्रोडक्शन से पहले स्टोर में रहता है, ठीक। सो हम 1 मंथ की कैलकुलेशन करेंगे। हमारा आंसर आ रहा है 4167, ठीक है। ये हमारा रॉ मटेरियल का कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। मैंने कल ही बताया था कि हमें जो WIP है उसकी कॉस्ट लेनी होगी, ठीक है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट, जो परचेज कॉस्ट होती है वही हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, ठीक है। लेकिन WIP मतलब इनकम्प्लीट हमारा प्रोडक्ट है जिसमें अभी और काम होना बाकी है। तो उसमें 3 चीज़ें तो रहेगी, मटेरियल रहेगा, लेबर रहेगा और ओवरहेड रहेगा, ठीक है। सो हमें इन तीनों की कॉस्ट को WIP में लेना होगा, लेकिन इन तीनों की 100% कॉस्ट नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर इन तीनों की 100% कॉस्ट आ गई तो वो हमारा फिनिश गुड्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट लेंगे WIP में, ठीक है। तो रॉ मटेरियल, नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि हम जो प्रोडक्ट पे जो प्रोसेस होता है उसमें 100% रॉ मटेरियल हम फीड कर देते हैं मशीन में, ठीक है। सो हम रॉ मटेरियल की 100% कॉस्ट लेते हैं। तो रॉ मटेरियल 100% कॉस्ट कैसे होगी, 10,000 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 5 रुपीज़, ठीक है। तो इससे तो पूरे साल की हमारी कॉस्ट निकल जाएगी, लेकिन हमें पूरे साल की नहीं चाहिए। हमें जो WIP का जो प्रोसेस टाइम है वो हमें लेना है। तो क्वेश्चन में आपको इसका जो प्रोसेस टाइम है वो दिया होगा। मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि ये हाफ मंथ है, 15 डेज है या हाफ मंथ है। तो ये 0.5 मैंने अज्यूम किया, 0.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो इससे हमें जो रॉ मटेरियल है उसकी WIP की कॉस्ट आ जाएगी, ये होता है 2083, ठीक है। उसके बाद लेबर की कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे। सो लेबर, ठीक है। सी लेबर के बारे में एक अजम्पशन हम लेते हैं वर्किंग कैपिटल के एस्टिमेशन के लिए कि लेबर 50% हमारा इसमें लगा है, 50% काम होना बाकी है WIP में, ठीक है। सो हम सिर्फ लेबर की 50% कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। सो 10,000 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनटू 3 रुपीज़ पर यूनिट का कॉस्ट है लेबर का, और जो प्रोसेसिंग पीरियड है वो हाफ मंथ है, तो 0.05 डिवाइडेड बाय 12 इनटू इसको 50% करेंगे, हम 50% कॉस्ट लेंगे। ये आता है 625, ओके। उसके बाद हम जो ओवरहेड है या एक्सपेंसेस है हम उसे इंक्लूड करेंगे। सो ओवरहेड के लिए भी हम 50% ओवरहेड की कॉस्ट लेंगे, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि 50% काम अभी भी बाकी है। सो 10,000 का जो यूनिट है इनटू 2 रुपीज़ पर यूनिट का जो कॉस्ट है, इनटू जो प्रोसेसिंग पीरियड है 0 डिवाइडेड बाय 12 इनटू इसमें 50% करेंगे। आंसर आ रहा है 417, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो WIP है उसकी कॉस्ट निकल गई है। तो ये टोटल कॉस्ट हो रही है WIP की 3125, ठीक है। उसके बाद हमें फिनिश गुड की कैलकुलेशन करना होगा। तो हम लिख रहे हैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। देखिए फिनिश गुड मतलब 100% आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, इसमें सारी कॉस्ट लग चुकी है, ठीक है। तो हमें जो स्टॉक की जो कैलकुलेशन करनी है वो उसके कॉस्ट पर करना है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट नहीं आता है, ठीक है। सो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, हमने 10,000 यूनिट को प्रोड्यूस किया है, इनटू यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट लेंगे मटेरियल की प्लस लेबर की प्लस ओवरहेड की, मतलब 10 रुपीज़ हम यहाँ इंक्लूड करेंगे इनटू 10, ठीक है। सो इसे पूरे साल की आ जाएगी। हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि फिनिश प्रोडक्ट का जो होल्डिंग पीरियड है, कितना टाइम हमारा ये वेयरहाउस में रहता है, उसके बाद ये हम सेल करते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 1.5 मंथ के लिए रहता है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो आंसर आ रहा है 12,500, ठीक है। तो इस तरह हमारी स्टॉक की जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम डेटर की कैलकुलेशन करेंगे। सो डेटर्स की अगर हम बात करते हैं, ओके, कितना हमारा जो स्टॉक है वो हमने क्रेडिट पे सेल किया है, हमें उतनी ही यूनिट को लेना है, ठीक है।
सो यहाँ पर अगर हमने 10,000 यूनिट पूरी पूरी क्रेडिट पे सेल की तो हम 10,000 लेंगे, या फिर जितना भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना हमें लेना है। 80% अगर क्रेडिट पे सेल करें, 20% कैश पे, तो हम 80% ही लेंगे, ठीक है। सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि 100% हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, तो 10,000 हमने ऐसे सेल किया है इनटू, अब यहाँ पर कौन सी प्राइस हम लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो प्राइस है, एक तो कॉस्ट है जो कि 10 रुपीज़ है, और एक है सेलिंग प्राइस जो कि 14 रुपीज़ है। 14 रुपीज़ में प्रॉफिट इंक्लूड है, ठीक है। देखिए दो डिफरेंट कैलकुलेशन है, एक है कैलकुलेशन सेलिंग प्राइस पे होता है और एक होता है कॉस्ट पे होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट बेसिस पे दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 10 रुपीज़ लेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करने बता रहा है तो 14 रुपीज़ हम यहाँ पर डेटर के लिए लेंगे, ठीक है। अगर कुछ भी आपको नहीं दिया हुआ है तो आपके लेवल पे जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व हुए हैं बुक्स में वो सेलिंग प्राइस पे ही हुए, तो हम इसे सेलिंग प्राइस पे सॉल्व करेंगे। लेकिन हम जो हमारे आंसर है उसके बाद हम एक नोट उसमें ऐड कर देंगे, हमने डेटर्स को सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो ये 14 रुपीज़ का हो गया, इनटू डेटर्स को हम कितना पीरियड क्रेडिट दे रहे हैं, कितना हम उन्हें क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, 1 मंथ 2 मंथ, ठीक है, हम उतना यहाँ पर लिखेंगे। तो अगर मैंने 2 मंथ्स का क्रेडिट अलाउड किया है तो 2/12, ठीक है। इससे हमें 2 मंथ्स का डेटर फाइंड आउट हो जाएगा। सो अमाउंट आ रहा है डेटर का 23,333, ठीक है। इसके अलावा ये 3 आइटम तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन में रहेगा, उसके अलावा आपको हो सकता है प्रीपेड आपको देगा या फिर एडवांस टू क्रेडिटर देगा, ये आपको जो आइटम्स है वो देगा, तो अकॉर्डिंगली हमें उसे सॉल्व करना होगा। इसके अलावा आपको कैश का एक बैलेंस देगा जो कि नॉर्मली गिवन रहता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि 10,000 का जो कैश बैलेंस है हम हमेशा मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो करंट असेट है उसका कैलकुलेशन पूरा हो गया। करंट असेट का टोटल आ रहा है 53,125 रुपीज़, ठीक है। तो हम इसे करंट असेट भी कह सकते हैं या फिर हम इसे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, या हम इसे कहेंगे करंट असेट, ठीक है। इस करंट असेट में हमें करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है, ठीक है, लेस करंट लायबिलिटीज। सो करंट लायबिलिटीज के जितने भी आइटम्स है हमारे क्वेश्चन में हम उसे यहाँ पर लेस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स से, ठीक है। सो सन्ड्री हमें माइनस करना होगा सन्ड्री क्रेडिटर के अमाउंट को हमारे करंट असेट्स से, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर हमारा वो होता है जिससे हमने माल को, गुड्स को परचेज किया है क्रेडिट बेस पर और हमें उन्हें पेमेंट करना है, तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी होता है। सो हम सन्ड्री क्रेडिटर के अमाउंट को माइनस करेंगे, तो हमने 10,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है इनटू जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो था 5 रुपीज़, ठीक है। सो हमें टोटल 50,000 सन्ड्री क्रेडिटर को ड्यूरिंग द ईयर पे करना है, ठीक है। लेकिन हमारा सन्ड्री क्रेडिटर हमें कितना क्रेडिट अलाउ कर रहा है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सन्ड्री क्रेडिटर से हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। सो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि 2 मंथ्स का हमें क्रेडिट मिल रहा है, तो 2/12, ठीक है। सो सन्ड्री क्रेडिटर का जो अमाउंट आ रहा है वो है 8,333, ठीक है। तो इस तरह सन्ड्री क्रेडिटर का कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस है, ये सारे आइटम आपको आ सकते हैं क्वेश्चन में। तो हम एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने टाइम बाद पे करते हैं, जब भी ड्यू होता है उसके कितने दिनों बाद हम पे करें तो उतना बेनिफिट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में नॉर्मली लैग पीरियड लिखा होगा आपको,
यहाँ मैं इस क्वेश्चन में एज्यूम करो कि 15 डेज का हमें लेग पीरियड है, हम 15 डेज बाद ओवरहेड का पेमेंट करते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे, हमने ड्यूरिंग द ईयर 10,000 यूनिट प्रोड्यूस की है और जो ओवरहेड का रेट है वो 2 रुपीज़ पर यूनिट है, इनटू 0.5 15 डेज डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, सो इससे हमें इससे हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का बेनिफिट का अमाउंट मिल जाएगा 833। ठीक है, सो इतना अमाउंट हमारा जो करंट असेट है उससे माइनस होगा पर हमारा उतना वर्किंग कैपिटल कम होगा। ये हमें बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, एक क्रेडिटर से बेनिफिट मिला और जो दूसरा है वो हमारे एक्सपेंसेस को हम लेट पेमेंट करें जिसकी वजह से हमारा कैश, इतना कैश हमारा लेट हमारे आउटफ्लो हो रहा है कैश का, तो उतना बेनिफिट मिल रहा है। थर्ड हम ले रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग वेजेस, हम वेजेस का पेमेंट नॉर्मली कब करते हैं? आउटस्टैंडिंग, अगर हम वेजेस का पेमेंट उसके ड्यू होने के फ़ौरन बात करते हैं तो वो हमारे करंट लायबिलिटी में नहीं आएगा। लेकिन हम अगर वेजेस का पेमेंट 10 डेज बाद करते हैं, मंथ एंड के 10 डेज बाद या 15 डेज बाद या 1 मंथ बाद, तो उतना बेनिफिट हम यहाँ पर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं अज्यूम करता हूँ कि वेजेस का पेमेंट हम 1 मंथ के बाद करते हैं। तो कैलकुलेशन किस तरह करेंगे? 10,000 यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और वेजेस का जो पर यूनिट का रेट है वो 3 रुपीज़ है। ठीक है, और 1/2, ठीक है, 2,500। ठीक है, तो इस तरह हमारी करंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन हो गया है। हम एक टोटल ले लेते हैं इसका 11,666। ठीक है, करंट लायबिलिटी करंट असेट से माइनस होगा। करंट असेट था हमारा 53,125 माइनस 11,666, हम 11,666 कर रहे हैं, तो जो टोटल आ रहा है 41,459। ये आपका नेट वर्किंग कैपिटल हो गया। हम इसे कहेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इतना हमें वर्किंग कैपिटल बिजनेस में चाहिए। ठीक है, तो किस तरह हमने किया? हमने करंट असेट लिया, करंट असेट के जितने भी आइटम हैं उनको इंडिविजुअली कैलकुलेट किया, फिर माइनस किया करंट लायबिलिटी को। करंट लायबिलिटी के जितने भी आइटम हैं उन्हें हमें इंडिविजुअली कैलकुलेट करके टोटल करंट लायबिलिटी को करंट असेट से माइनस किया। जो अमाउंट अराइव हो रहा है वो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल हो गया। ठीक है, अगर क्वेश्चन में इसमें हमें कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह चाहिए, हो सकता है कि हम चाहते हैं कि 41,000 तो हमारा कम से कम हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, इसमें हम कुछ ऐड कर लेते हैं एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में नॉर्मली दिया रहेगा, तो हो सकता है 10% हो, 20% हो, जो भी हो वो हमें ऐड करना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर क्वेश्चन में ये नहीं दिया है तो आपको इसे इग्नोर करना है। सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ 20% हमें है नेट वर्किंग कैपिटल पे। सो अमाउंट आ रहा है 8,292। ठीक है, सो मैं इसे ऐड करूंगा, इसमें अमाउंट आ रहा है 49,751। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल का एस्टिमेशन हो गया। ठीक है, सो होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम वर्किंग कैपिटल को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।